तो हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो y% से कम गया, मतलब लेंथ भी y% से कम गया और ब्रेथ भी y% से कम गया। तो जो लेंथ और ब्रेथ कमा उसके वजह से टोटल पेंटिंग में कितना कम आ गया, 30.27। अब हमें इसमें सबसे पहले हमें एक चीज देखना है कि जब भी पेंटिंग आएगा तो पेंटिंग हमेशा क्या होता है, पेंटिंग इज ऑलवेज 2D प्रोसेस, 2D प्रोसेस है। अगर मैं आगे करूं, मैंने कहा सक्सेसिव लगा देंगे, सक्सेसिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि दो के लिए सक्सेसिव यूज होता है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और अगर x इक्वल टू वाई दिया हुआ है कि दोनों सेम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है माइनस वाई, मतलब माइनस वाई। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से देख लेंगे कि अगर हम ये सारे ऑप्शन में से किसको डिक्रीज कर दे, लेंथ और ब्रेथ, मतलब दो बार सक्सेसिव दो दो बार डिक्रीज करें, कि हमारा जो वैल्यू है वो 30.27 से गिरना चाहिए। तो मैंने 14 ले लिया, 14 ले लिया तो फॉर्मूला डाला। अब एक्स और वाई सेम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू वाई है, दोनों तरफ y% से कम हो रहा है, इधर भी y% से ही कम हो रहा है। तो मैंने कहा 14 है तो मेरा 28 प्लस, अब 28 नहीं आएगा, -28 आएगा। क्यों, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं। इस अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो मतलब क्या हो जाएगा, -14 प्लस -196 अपॉन 100 प्लस 196 अपॉन 100। तो ये 101.96 आ जाएगा। तो ये -28 प्लस 1.96, मतलब वैल्यू इससे भी कम गिर रही है। अगर हम 14 से तो आएगा नहीं आंसर, 14 लेते हैं तो वैल्यू इससे तो कम हो जाएगी। मैंने कहा 16 ले लो, डायरेक्ट वैल्यू डेसिमल लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो 16 ले लिया तो ये आ जाएगा -32 प्लस 2.56। तो ये भी मेरा किसके करीब आ जाएगा ये मेरा आ जाएगा 29 के करीब ना। माइनस करता हूँ अगर मैं 2.56, तो ये भी मेरा किस में आ जाएगा, 29 पॉइंट समथिंग के अराउंड। मतलब वैल्यू हमें क्या लेना है, 30.27 आना चाहिए। मतलब हम 16 से भी ज्यादा वैल्यू लेंगे कि घटे वैल्यू, तो हम क्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16.5। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल में एक प्राइस ऑफ डीसी कैटेगरी टिकट इज 20 दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है 20। मैंने कहा प्राइस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। मैंने कहा जब प्राइस को हम कम करते हैं तो जो व्यूअर्स देखने वाले हैं उनका संख्या 40% से बढ़ जाता है, और उसके कारण जो अर्निंग है वो 20% से इंक्रीज हो जाती है। तो पूछ रहा है कि हमने कितना परसेंट, कितना प्राइस इंक्रीज किया। अब इसमें परसेंट नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वैल्यू में बात कर रहा है ये। तो हम भी वैल्यू में बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने कहा अर्निंग कैसे होगी किसी दुकान की, किसी दुकान की अर्निंग कैसे होगी, कि उसमें कितने लोग प्राइस देखने आ रहे हैं और कितना उसका कंजप्शन है, टिकट कितना बिक रहा है। तो मैंने कहा अर्निंग कितने परसेंट से कम गया, अर्निंग बढ़ गया 20% से। मैंने कहा ठीक है जी, 20% से बढ़ा देते हैं। 20% का मतलब 5 से वैल्यू 6 हो गई। प्राइस कितना, क्या प्राइस दिया हुआ है, नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि प्राइस कम हो रहा है। हमें सिर्फ पता है कि प्राइस कम हो रहा है। तो मैंने कहा प्राइस और कंजप्शन मतलब विजिटर्स, कितने विजिटर्स टिकट बिकी, तो टिकट बिकने की संख्या 40% से बढ़ गई। तो 40% का मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, 2/5। तो पहले 5 थी, अब वैल्यू 7 हो गई, तो 5 से 5 कटा, प्राइस कितना आ गया, 6/7। कि मतलब पहले प्राइस 7 था, अब प्राइस 6 हो गया। पहले प्राइस 7 था, ये क्या है, ओल्ड प्राइस। अब प्राइस कितना रिड्यूस हो गया, न्यू, कितना हो गया, 6। अब क्या मुझे परसेंटेज बताना है, नहीं। अगर हमें परसेंटेज बताना होता तो हम क्या करते हैं, सिंपल कर देते 1/7, मतलब 14.28% से प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन क्या हमें ये बताना है, हमें नहीं, हमें बताना है वैल्यू में कितना चेंज हुआ। तो मुझे दिया हुआ था कि प्राइस कितना है, 20। ये प्राइस ओल्ड है, कि पहले प्राइस 20 था। तो मैंने कहा 20 मेरा 7 का वैल्यू है, और पूछ रहा है कि कितना टिकट रिड्यूस हुआ, तो कितना रिड्यूस हुआ है यहाँ पे, 1 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 7 2 14 और 6/7 इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 6/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है एक तरीके से, कि मैंने कहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, अब तीन की बात कर रहा है।
तीनों बढ़ गया x% से, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो इतना बढ़ गया। सेम वही कॉन्सेप्ट, इसमें मुझे फंसाने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की जिक्र की गई है, लेकिन आगे क्या लिख दिया, पेंटिंग कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था, पेंटिंग इज अ 2D प्रोसेस, हमेशा हम दो लेंगे 2D प्रोसेस में, एक्स और वाई लेंगे। तो फिर से सेम चीज कि इन सारे ऑप्शन में से क्या सक्सेसिव दो का लगाएं कि हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए, 26.56। तो लगा लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 और 8 तो अब इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू। मैंने कहा 8 और 8 तो 16 प्लस 8 8 जो 64, तो 0.64, तो 8 तो नहीं हो सकता, 8 तो नहीं हो सकता। मैंने कहा 12 ले लेते हैं। फॉर्मूला तो मुझे पता ही है कि 2x.x² बाय 100 मतलब प्लस। ये कब होता है, जब x इक्वल टू वाई है, लेकिन जब x y के इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास x प्लस वाई प्लस XY/100। जहां बोलेगा कि प्राइस डिक्रीज हुआ है वहां नेगेटिव ले लेंगे। तो मैंने कहा 12 का लगा दो। मैंने कहा ठीक है 12 को लगाते हैं। तो मैंने कहा 12 + 12 24, और 12 को अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है, 1.44, 1.44। तो मेरा आ गया ये 25.44। तो 12 भी आंसर नहीं। मैंने कहा 13 ले लेते हैं। मैंने 12.5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 12.5 पर डेसिमल वैल्यू था, डेसिमल वैल्यू लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, तो हमें कैलकुलेशन अवॉइड करनी है। मैंने कहा 13 ले लिया। तो 13 13 आ गया 26, 26 और 13 1.69। तो ये मेरा आ गया 27.69, मतलब इससे तो कम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू है, मतलब 12.5 ही हमारा आंसर है। तो सीधा ऐसे कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। बहुत आसान, 40% को कैसे तोड़ेंगे। मैंने कहा 5/2, मैंने कहा 5/2 ऑफ सीपी, वो किसके इक्वल है, 30%, मतलब 3/10 ऑफ एसपी के इक्वल है। तो मैंने कहा एसपी और सीपी का कितना वैल्यू आ गया, मैंने कहा ये कट गया 2 से, एसपी अपॉन सीपी आ गया मेरे पास 2, एसपी एसपी सीपी मैंने कहा 4/3 आ गया। अब क्या कह रहा है, द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, तो कितना प्रॉफिट हुआ, पहले वैल्यू 3 था अब 4 हो गया, तो 1/3 का प्रॉफिट है, 33.33% इज माई राइट आंसर। अब आगे करते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे मेरे पास क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन बाय 80 किलो राइस, 80 किलो राइस खरीदा और उसको बेच दिया। उसने ये सारे प्रोसेस में उसको क्या हुआ, 30 किलो का प्रॉफिट हो गया। एज प्रॉफिट हुआ एज मच एज ही पेड फॉर। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पेड फॉर का मतलब हम मान लेंगे कि ये एसपी हो जाएगा, लेकिन ये एसपी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है पेड फॉर मतलब यहाँ पे कोई होलसेलर है, यहाँ पे कोई रिटेलर है। अब इसने जितना पेड किया तो वो तो इसके लिए तो सीपी हो गया ना, तो एसपी नहीं है ये हमें दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है। तो मैंने कहा प्रॉफिट किसके इक्वल है, प्रॉफिट है 30 सीपी के इक्वल। प्रॉफिट किसके इक्वल है, 30 सीपी के इक्वल। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो ये प्रोसेस कब हुआ था, जब 80 एसपी माइनस 80 सीपी का जब प्रोसेस हुआ था तो उसको 30 सीपी का प्रॉफिट हुआ। तो 30 सीपी इधर आ गया, तो 80 एसपी इक्वल टू 110 सीपी, तो जीरो से जीरो खत्म। तो मैंने कहा एसपी अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 11/8, 11/8 आ गई। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, मैंने कहा 3/8 का प्रॉफिट हुआ, तो 1/8 होता है 12.5% इंटू 3, तो मेरा आंसर आ गया 37.5% इज माई राइट आंसर। अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है मेरे पास, बाय सेलिंग 10 oranges फॉर 2500 द मैन गेन प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 oranges। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर उसको इतना गेन हो रहा है तो कुछ नहीं करना, बाय सेलिंग 10 oranges सेम कॉन्सेप्ट लगा दो कि प्रॉफिट उसको कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट उसको 3 सीपी का हो रहा है ना। प्रॉफिट ऑफ द सीपी ऑफ 3 oranges का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो कितना सेल कर रहा था, 10 oranges, तो मैंने कहा 10 oranges को बेचा, 10 oranges खरीदा, तो उसको 3 सीपी का प्रॉफिट हुआ। तो 10/SP इक्वल टू 13 सीपी।
तो SP अपॉन CP की फॉर्मूला कितना आ गया 13/10। कितने का प्रॉफिट आ गया 3/10 का। 3/10 को मैं लिख सकता हूँ 30%। अब मुझे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 12.5 टोटल 30% का प्रॉफिट हुआ। अब 12.5 प्लस x इक्वल टू 30%। x की वैल्यू कितनी आ गई 17.5%। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कमल परचेज 80 आर्टिकल फॉर 11,180 एंड सेल देम एट अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। अब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 6 SP का लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस SP। CP माइनस SP होता है। अब हम आगे करते हैं कि कमल परचेज 80 आर्टिकल मतलब 80 आर्टिकल खरीदा, 80 आर्टिकल बेचा, तो उसको 6 SP का लॉस हुआ। तो मैंने कहा 80 CP इज इक्वल टू 86 SP। तो SP अपॉन CP का रेशियो कितना आ गया 80/86। काट के मैंने कहा 40/43। कोई दिक्कत नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे इस प्रोसेस में। स्टेप बाय अगर हम जैसे जैसे कर देंगे तो हम कंफ्यूज ही होंगे। मैंने कहा ये रेशियो तो मुझे पता चल गया। क्या मुझे अगर सिंपल प्रॉफिट परसेंट बताना होता या फिर लॉस परसेंट बताना होता तो मैं यहाँ से कर कह देता कि 3/43 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दो, यही मेरा लॉस परसेंट है। लेकिन यहाँ बोला नहीं है, यहाँ क्या बोला है व्हाट इज द SP ऑफ वन आर्टिकल का पूछा है। तो मैंने कहा ठीक है अब SP निकालेंगे। मैंने कहा कमल परचेज 80 आर्टिकल 11,180। तो मैं कह रहा हूँ 11,180 क्या है परचेज CP है। तो मैंने कहा 11,180 में उसने 80 आर्टिकल खरीदा है। ठीक है, ये मेरा क्या है CP ऑफ वन आर्टिकल है। कोई दिक्कत, CP ऑफ वन आर्टिकल है। तो ये चीज उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा, इस इक्वेशन में डाल दूंगा CP की वैल्यू। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्या था आर्टिकल SP अपॉन CP की वैल्यू कितनी थी, या फिर मैं यहाँ से अगर मैं खोलूँ तो SP निकालना है इक्वल टू 40/43 और ये CP उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया CP। और CP की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। CP की वैल्यू जैसे ही मैंने पुट किया तो मेरा कितना आ गया SP इक्वल टू 40/43 इंटू CP। CP कितना है 11,180/80। तो मैंने कहा ये मेरा कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा मेरा किससे कटेगा ये मेरा कट जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5590 से। और अगर मैं इसको काटूं इससे तो मेरा आ जाएगा 5590 है ना, और इधर 43। तो 43 वन ज़ा 43, ये मेरा आ गया 12 129, ये आ गया 3 129। खत्म। तो मेरा SP की वैल्यू कितनी आ गई 130 इज माई राइट आंसर। तो SP कितना आ गया 130। खत्म क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये मेरे पास दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक, और SP दिया हुआ 96। तो मैंने लिखा SP इक्वल टू 96। और आगे क्या दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट। तो मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू CP, और इसको मैंने X मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है X। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 इक्वल टू X। तो CP तो X था ही, CP तो X था ही, लेट किया था हमने। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने कहा साइड चेंज कर दिया तो X² बाय 100 आ गई। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम करते हैं कि सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP। तो प्रॉफिट की वैल्यू अभी क्या निकाला हमने X² बाय 100। SP कितना है 96 माइनस CP कितना हो जाएगा X। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है कि 96 में से क्या माइनस करें कि हमारा ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने कहा क्या माइनस करते हैं,
मैंने कहा ऑप्शन से ले लेते हैं। मैंने कहा 30 माइनस करेंगे तो ये मेरा आया 66, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। मैंने कहा 26 से भी लेता हूँ अगर मैं, तो आता है मेरा 70, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। मैंने कहा 60 लेता हूँ तो 36 आ जाएगा। 60 लेने पे एक्स अगर मैं 60 लेता हूँ तो मेरा 36 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। तो मैंने कहा 60 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन इनकर 10% लॉस बाय सेलिंग अ मोबाइल फोन ऑफ 11250। मैंने कहा कि 10% का लॉस आ रहा है, मतलब मैंने कहा कि 90% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 11250, और मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 6% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 106 का चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा 9 से 9 कट गया, और अगर मैं काटूँ आगे तो 5 + 4 9। मैंने कहा 9 से अगर मैं काटूं कटता है कि नहीं, तो 3 से काट लेता हूँ। मैंने कहा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 7 और 5, और आगे अगर मैं काटूं 3 से ही तो ये आ जाएगा 125, 125। ये शायद मैंने उल्टा कर दिया है, 1 मिनट। या इसको मैं सबसे अच्छा यूनिटरी मेथड से कर लेता हूँ, कि मैंने कहा कि 90% का लॉस है जब मैं 11,250 में बेचता हूँ। तो मैंने कहूंगा कि 1.6% का एक्स पे जाएगा। तो एक्स की वैल्यू सामने वाली साइड, यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि एक्स लिख रहे हो तो सामने वाला नीचे जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक्स के सामने वाला कितना है 90, तो ये मेरा चला गया 9 नीचे, और ये आ गया 106 इंटू 11250। तो मैंने कहा 0 से 0 खत्म। अच्छा, 9 से ये जाएगा कितनी बार में, मैंने कहा 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 22, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा ये, तो मेरा आ गया 125 इंटू 106। मैंने कहा 6 5 ज़ा, या फिर 106 125। मैंने कहा 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, और 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। मैंने कहा 0 3 + 2 5, 1 3 13250, 13250 इज माई राइट आंसर। बेसिकली इसमें था क्या, मैं कंफ्यूज हो गया था, इससे पहले मेरा कंफ्यूज हो गया कि मैं किस में लूँ, तो मैंने यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लगा दिया। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 11250 की वैल्यू कितनी दी हुई है 90%, और पूछ रहा है 106 कितनी होगी, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13250। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है सेम। मैंने कहा पेन, दो मेथड है, या तो यूनिटरी मेथड लगा लो, यूनिटरी मेथड में कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। मैंने कहा कि जब मैं प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब 115% पे बेचता हूँ, तो मेरा 28.75 रुपीज का बिकता है। बट अगर मैं, पूछ रहा है 25.75 पर बेचूं तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, तो मैंने कहा एक्स प्रॉफिट होगा। तो आगे सॉल्व करूं तो x इक्वल टू सामने वाला नीचे 28.75, और बाकी ये दोनों ऊपर, तो 115 इंटू 25.75, 25.75। मैंने कहा पॉइंट से पॉइंट कटा, 25 से काटूंगा तो 25 1 से 25, 37 1 5, और 25 से काटूंगा तो 103, इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 103। तो 103 का मतलब 100% तो उसका सीपी हो गया, और प्रॉफिट कितने का हुआ 3% का प्रॉफिट हो गया। तो 3% इज माई राइट आंसर। अगर इसको मैं सेकेंड मेथड से भी करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, नॉर्मल मेथड वही है, बस यही आएगा कि मैंने कहा 28, या फिर मैंने कहा 15 है ना, तो मैंने कहा 115 मेरा 28.75 की वैल्यू है, तो 25.75 की वैल्यू क्या होगी, तो यही आएगा मेरा 103, जिसमें 100 और 3, तो 3% मेरा प्रॉफिट हो गया, और 100% तो मेरा सीपी था ही। अब नेक्स्ट अगर करें तो मेरा आता है if the selling price increased by 7 by 3 of itself, the profit become 4 times। कि selling price 7 by 3 itself का बढ़ जाता है तो profit become 4 times। find the profit percent पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि सीपी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो सिंपल फॉर्मूला डालेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी
माइनस सीपी। तो मैंने कहा प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, मैंने कहा प्रॉफिट 4p हो रहा है। प्रॉफिट 4p कब हो रहा है, जब 4p प्रॉफिट कब हो रहा है, जब मैं सेलिंग प्राइस को 7/3 कर रहा हूँ, 7/3 कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस को। तो मैंने कहा 7/3 एसपी माइनस सीपी। अब 4p कितना होता है, 4sp माइनस 4cp। इसको फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ कि 4sp माइनस 4cp इज इक्वल टू 7/3 ऑफ sp माइनस cp। अब sp को एक साथ कर दो, मैंने कहा 4sp माइनस 7/3sp, cp एक तरफ कर दो, मैंने कहा माइनस cp प्लस 4cp। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मैंने कहा 4 3 से कितना आ गया, 12sp माइनस 7sp अपॉन 3 इज इक्वल टू 3cp। तो आगे मैं सॉल्व करूँ अगर, तो मेरा ये आ जाएगा 12 में से 5 गया, 5sp इज इक्वल टू 9cp। तो sp अपॉन cp की वैल्यू कितनी आ गई, 9/5। तो कितना प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो मैंने कहा 4/5 का 4 यूनिट, मैंने कहा 4/5 का प्रॉफिट, 4 से कटेगा 20 बार में, 24 जा 80% का मेरा प्रॉफिट हो गया। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ट्रिपल हो रहा है, कॉस्ट प्राइस डबल हो रहा है। अब मैं कॉस्ट प्राइस को भी छेड़ रहा हूँ, तो प्रॉफिट वुड बिकम 65%। अब 65% कह रहा है, तो वही बात, प्रॉफिट परसेंट कितना कह रहा है, 65%। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू 65 इज इक्वल टू 65। अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट दिया हुआ है, मैंने कहा व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंट। ओके, प्रॉफिट वुड बिकम 65%। तो मैंने कहा 65% को ही ले लिया कि 65%, 65% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं सिंपल इसको खोल लेता हूँ 65%। एक मिनट, ये आ गया ऐसे, ठीक है। इसको मैं ऐसे ना करके, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट परसेंट आ गया 65, और आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो प्रॉफिट परसेंट को मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से, कि मैंने कहा कि प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ था 65, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 65%। 65% को अगर मैं तोड़ूं तो मैं लिख सकता हूँ 13 × 5, मतलब 13/20। तो मैंने कहा 13/20, प्रॉफिट परसेंट कितना है 13/20 इज इक्वल टू एसपी। एसपी में क्या चेंज किया था, एसपी को ट्रिपल किया था, मैंने कहा 3sp माइनस सीपी को क्या किया था, डबल किया था, 2cp, और यहाँ भी 2cp, और ये प्रॉफिट परसेंट से ये 100 कट जाएगा। मैंने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैंने कहा ये आ गया 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 13cp इज इक्वल टू 30sp माइनस 20cp। तो ये मेरा आ गया 33cp इज इक्वल टू 30sp, कट गया 10/11। तो sp अपॉन cp कितना आ गया मेरा 11/10। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ 1/10 का, मतलब 10% का प्रॉफिट परसेंट हुआ। अब इसमें एक डाउट आ सकता है कि जब हमने प्रॉफिट परसेंट 65% था और 65% को तोड़ा 20/13, तो हमने ये क्यों नहीं लिखा, हमने 20/33 क्यों नहीं लिखा। तो ये हमने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 20 मेरा सीपी हो जाता और इस केस में 33 मेरा एसपी हो जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो ये 20 भी मेरा क्या है, ये 20 मेरा सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा एसपी नहीं है। और अगर मैं इक्वल साइड देखूं तो ये भी मेरा सीपी में आ रहा है, और ये तो फॉर्मूला किसका होता है, प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो अगर मैं यहाँ पे 33 लिख देता तो ये मेरा सीपी हो जाता और नीचे वाला भी मेरा सीपी हो जाता। लेकिन ऊपर ये वैल्यू एसपी की आती और ये वैल्यू किसकी आती, प्रॉफिट की। तो ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ भी तो प्रॉफिट ही लिखना है ना, तो प्रॉफिट कितना हो सिर्फ 13, इसीलिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि अ सर्टेन अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 3.5 साल, इन हाउ मच टाइम इट वुड बिकम 7 टाइम। इसको अच्छे से करना है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका
कि कोई अमाउंट डबल हो जा रहा है, मतलब कोई प्रिंसिपल पी था, उसमें एक और प्रिंसिपल जुड़ जा रहा है, एक और प्रिंसिपल जुड़ जा रहा है 3.5 साल में, 3.5 साल में 3.5 ईयर्स में पी प्रिंसिपल जुड़ जा रहा है। तो अब क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम इट वुड बिकम 7 टाइम्स, तो 7 गुना कब में होगा? तो 7 गुना का मतलब प्रिंसिपल अपने आप में 7 गुना कब होगा? जब उसमें 6 भी ऐड होगा, जब उसमें 6 भी जुड़ जाएगा, मतलब पी में अगर 6 भी जुड़ता है तो वो टोटल कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। तो मैंने कहा एक पी जुड़ रहा है 3.5 साल में, तो 6 पी जोड़ना है हमें। 6 पी कितना में जुड़ जाएगा? तो इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 into 6, तो ये मेरा आ गया 5 3 ज़ा 15, और 6 5 ज़ा 33, 6 3 ज़ा 18, 21 ईयर्स। तो कितने साल में जुड़ जाएगा? 21 ईयर्स में जुड़ जाएगा। बेसिकली इसमें हमें यही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो ये मेरा क्या कह रहा है कि एन अमाउंट बिकम 9 टाइम्स इन 3.2 ईयर्स। तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अमाउंट, कोई अमाउंट 9 टाइम्स हो रहा है 3.2 ईयर्स में, मतलब पी प्रिंसिपल पे 8 पी जुड़ जा रहा है कितने साल में? 3.2 ईयर्स। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इटसेल्फ वुड द अमाउंट बिकम 13 ईयर्स। तो कह रहा है कि 13 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 3.2 है तो यहाँ मुझे 13 लाना है। तो बेसिकली अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूं तो मैंने कहा कि 8 पी जुड़ रहा है कितने में, 3.2 ईयर्स में। मैंने कहा 13 जोड़ना है, 13 ही तो जोड़ना है कि 13 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जाएगा। तो 13 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3.2 into 13 कर दो, यहाँ भी कितना कर दो, 13 into 3.2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा 8 into 13 अपॉन 32, पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ गया, तो ये कट जाएगा 4 से, 2 5, 13 5 ज़ा 65/2, तो ये मेरा आ जाएगा 32.5। तो 32.5 प्रिंसिपल जुड़ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 32.5 मार्क करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा सिली। क्यों सिली? क्यों सिली? क्योंकि 13 ईयर्स में इतना प्रिंसिपल ऐड हुआ है, मेरे पास एक प्रिंसिपल तो पहले से ही है ना, और इसमें 32.5 प्रिंसिपल ऐड हुआ है, तो टोटल मेरे पास कितना अमाउंट हो गया, 33.5 पी। 33.5 पी इज माई राइट आंसर। तो मेरा राइट आंसर कितना हुआ, 33.5 पी, ना कि 32.5। तो 32.5 तो ऐड हुआ है। अब अगर मैं आगे करूं तो ये क्या कह रहा है, एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर्स। तो इंटरेस्ट पता करना है। तो मैंने कहा एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, मतलब कोई पी जो है वो पी में मतलब कहीं ना कहीं ट्वाइस का मतलब अपने आप में वो 100% जुड़ जा रहा है, मतलब 100% पहले था और डबल हो गया, मतलब 100% और जुड़ गया। कितने साल में? 7 साल में। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100% मेरा जुड़ रहा है 7 साल में, तो एक साल में कितना जुड़ेगा, 100/7, इतना ही जुड़ेगा। तो यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही है, पर एनम पे कितना इंटरेस्ट जुड़ रहा है, तो भाई 100/7। तो मैं इसको कह सकता हूँ 14.29% आ गया मेरा ये वैल्यू। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट जनरेटेड इन 5th ईयर ऑन 1 लाख। अब इंटरेस्ट कंपाउंडेड, कंपाउंडेड वाले में क्या होता है कि कंपाउंडेड वाले क्वेश्चन में हम बनाएंगे पास्कल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे? पास्कल ट्रायंगल। इसमें हम ऐसा देखेंगे 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, इससे ऊपर कभी जाएंगे नहीं। ये मेरा हो जाएगा 1 साल का, ये मेरा हो जाएगा 2 साल का, ये मेरा हो जाएगा 3 साल। या फिर मैं इसको अलग से अगर बताऊं तो अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा क्विक बताऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि मैंने कहा हम सॉल्व करते हैं, मैंने कहा कोई प्रिंसिपल था,
उस प्रिंसिपल पे कोई यहाँ पे इंटरेस्ट आया, कोई यहाँ पे इंटरेस्ट आया, कोई यहाँ पे इंटरेस्ट आया, उसके बाद फिर यहाँ भी इंटरेस्ट आएगा, यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी आएगा। अब कैसे कैसे आएगा, तो मैंने कहा एक पास्कल ट्रायंगल याद कर लो। पास्कल ट्रायंगल होता क्या है, मैंने कहा वन वन वन, मैंने कहा पास्कल ट्रायंगल मुझे 4 इयर्स का बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, मैंने कहा वन 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 टू वन वन थ्री थ्री वन। मैंने कहा ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल। और जो ये ऊपर वाला आएगा, जो ये ऊपर वाला आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो बाकी के जो आएंगे, ये वाले, इसको मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ये मेरा है एस आई, ये है मेरा सी आई माइनस एस आई। और अगर मैं इस पूरे को ऐड कर दूं, अगर मैं इस पूरे को ऐड कर दूं, तो ये मेरा पूरा क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन से करते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। क्वेश्चंस में देखूं तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट जनरेटेड इन 5th ईयर, पूछ रहा है कि 5वें साल में कितना जनरेट होगा इंटरेस्ट। मेरे से 5 साल का टोटल नहीं पूछ रहा है, इन 5th ईयर पूछ रहा है खाली। ऑन 1 लाख रुपए पे, 1 लाख रुपए पे कितना जनरेट होगा, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पे। अभी कोई सेमी एनुअली कुछ नहीं है, क्वार्टरली कुछ नहीं है, अभी सिर्फ कितना है, एनुअली। तो मैंने कहा 1 लाख पे, तो मैंने कहा सबसे पहले 5th ईयर का मैं पास्कल ट्रायंगल बनाता हूँ। मैंने कहा वन 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 टू वन वन थ्री थ्री वन वन, 3+1 4 6 4 1। मैंने कहा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बन गया। मैंने कहा यही निकालना है मुझे, यही इंटरेस्ट निकालना है। तो अब मैं कैसे करूंगा, मैंने कहा 1 लाख रुपए है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 लाख का मैं कितने चैम्बर हैं, एक एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर बना दूंगा 10-10% पे। मैंने कहा पहला लेयर अगर मैं सॉल्व करूं, तो 1 लाख का 10% का मतलब, 10% का मतलब कितना होता है, बट्टे में तोड़ू तो 1/10। तो मैंने कहा 1 लाख अपॉन 10 कितना आ गया, 10,000। उसके बाद मैं 10,000 को अपॉन 10 करूं तो मेरा आ गया 1,000। ऐसे ही 1,000 को अगर मैं 10 करूं तो मेरा आ गया 100। मुझे कितनी लेयर चाहिए, एक एक दो तीन चार 5 लेयर चाहिए, अभी तक 3 लेयर बन गया है। 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा आ गया 10, और जो 4 लेयर, एक को 10/10 करूं तो मेरा आ गया 1। अब सिंपल कर देना है कि पहले लेयर में कितना संख्या है, एक, तो मैंने कहा सिंपल लिख दो 10,000। दूसरे लेयर में कितना है, 4, तो मैंने कहा इसको 4,000, तो मैंने कहा 4,000। तीसरे लेयर में कितना है, 6, तो मैंने कहा 6 है ना, तो 600 कर दो, 600 कर दिया। मैंने कहा चौथा लेयर में 4 है, 4 है तो मतलब 40 कर दो। और 5वें लेयर में 1 है, तो मैंने कहा ऐड कर दो, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1 इज माई राइट आंसर। यही मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूं, तो वापस सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया ये। अब इसने क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ 7,500 अमाउंट टू 9,300 हो गया at 8% per annum simple interest for T years. What is the sum 8,200 at 3T by 2 years? इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है कि कोई अमाउंट 7500 का सम 93 हो गया 8% पर एनम के इंटरेस्ट रेट से, कोई टी साल में, कितने साल में, टी साल में। तो मेरे से पूछ रहा है कि अगर सिंपल सम अगर यहाँ पे 8200 होता और रेट मेरा 8% ही रहता, सेम रहता, तो मेरा 3T/2 साल में कितना होता। तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि मैं सबसे पहले 3T साल का ही निकालूं। कि मैंने कहा कि अगर मैं टी ईयर्स की बात करूं, अगर मैं टी ईयर्स की ही बात करूं, तो कितने का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, मैंने कहा 7500 से वैल्यू 9300 हो गई, मतलब 15 3 1800 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। 1800 रुपए का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, कितने वैल्यू, 1800 का इंटरेस्ट कब जनरेट हुआ, जब सम कितना था, 7,500। बट अगर सम 8,200 हो जाएगा, 8,200 हो जाएगा, तो कितने साल, कितना इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। मैंने कहा सॉल्व कर देते हैं, 0 0 0 0। उसके बाद ये 25 से काट दो 3 बार में, 25 से काट दो, 25 7 जा
और 2052, और उसके बाद 3 से कट जाएगा ये 3, 24 3 जा, आई थिंक 24 3 जा, सॉल्व कर दो 82 इंटू 24, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। मैंने कहा 8 4 + 2 6, 6 6 9 1968। मैंने कहा 1968। तो 1968 मेरा इंटरेस्ट जनरेट हुआ टी ईयर्स में। कितने ईयर्स में? टी ईयर्स में। तो अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि टी ईयर्स में मेरा कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ? 1968। लेकिन मुझे क्या टी ईयर्स में जनरेट करवाना था? नहीं, मुझे कितना में? 3t/2। तो यहाँ मतलब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3/2 से। तो 2 से कट जाएगा ये कितनी बार में? मैंने कहा 2 से कट जाएगा ये 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 984। अभी कट जाएगा 4 3 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, 2952 का इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 2952। कि टी साल में 1968 का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो 3/2 टी में, मतलब 3/2 टी में कितना होगा? तो इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई, तो 2952 का इंटरेस्ट जनरेट होगा। उसके बाद अगर हम ये करें तो ये भी सिंपल ही लग रहा है मेरे हिसाब से। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका कि सम ऑफ 7700 इतना हो गया, इतना % के इंटरेस्ट पे। तो अब व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ 9900 एट द सेम रेट। अब यहाँ पे टाइम टी ही निकालना है, टी ईयर्स तक ही निकालना है। टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो सिंपल देख लेंगे कितने का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। मैंने कहा 300, 8000 और 1478। मैंने कहा 7811 इतने का इंटरेस्ट जनरेट हो गया। तो मैंने कहा 1778 का इंटरेस्ट जनरेट हुआ कितने पे? 7700 पे। मुझे कितने पे कराना है? 9900 पे। तो 7 से कटेगा 7 बार में, 7 से कटा 9 बार में, 7 से कट जाएगा 7 2 ज़ा 14, 37 37 5 4, 9 4 ज़ा 36, 9 5 से 45, 9 2 ज़ा 18, 2 2 8 6 इज माई राइट आंसर। 2286 इज माई राइट आंसर। अगर मैं नेक्स्ट पे देखूं तो नेक्स्ट मेरा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कह रहा है इसमें मेरा सॉल्यूशन? ये कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट जनरेटेड इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का पूछा है इन 6591 रुपीज़। अब इन 3 ईयर नहीं पूछा है, इन थर्ड ईयर पूछा है, मतलब एग्जैक्ट थर्ड का निकाल दो। मैंने कहा 3 साल का 5 साल कितना होगा? मैंने कहा 1 1 1 1 2 1। मैंने कहा सिर्फ इतना निकाल दो। तो 1 लेयर बनी, 2 लेयर बनी, 3 लेयर बनी। मेरे पास 7.69%, 7.69% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/13। तो मैंने कहा पहला मेरे पास प्रिंसिपल कितना होता है? 6591। इसको तोड़ेंगे। तो मैंने कहा 6591 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 5 ज़ा और 0 13 7 ज़ा कितना आ गया? 507। 3 लेयर तक जाना है। मैंने कहा फिर 507/13। तो 13 से काटेंगे तो 13 3 ज़ा 39 और 13 9 ज़ा 1117। तो 39 आ गया। दूसरा लेयर, तीसरा लेयर तक भी जाना है। तो मैंने कहा 39/13। तो ये कट जाएगा 3 से। ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर बन गया। अब इसको कर देंगे सॉल्व। मैंने कहा 507 का कितना लेयर है? 1। तो मैंने कहा 1 लिख दो, 507। उसके बाद 39 का कितना लेयर है? 2। तो 40 40 78 आ गया इधर। उसके बाद 3 का कितना लेयर है? 1। 3 का एक ही लेयर है ना, तो 3 आ गया। मैंने कहा 8 7 15 और 8 1 कैरी 8, 588 इज माई इंटरेस्ट जनरेटेड इन तीसरे साल, मतलब थर्ड ईयर में कितना जनरेट होगा। अब इसको अगर मैं वैसे पास्कल ट्रायंगल से एक्सप्लेन करूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 6591 मेरा प्रिंसिपल था। 3 साल का मतलब यहाँ 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब डालेंगे वैल्यू। मैंने कहा यहाँ मेरा पहले साल में कितना सबका था? 507 507 507। दूसरे साल में कितना था? 39
39, 39 और तीसरे साइड में कितना था 3। ऐसे मेरा ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, सॉल्यूशन, फाइंड द इंटरेस्ट जनरेटेड इन 16 मंथ ऑन 25,000 इन 12% पर एनम कंपाउंडेड 4 मंथली। तो 4 मंथली का कंपाउंडेड कह रहा है, तो मैंने कहा 16 मंथ का चाहिए ना, तो 16 मंथ का मतलब 4 मंथ का 4 बार हो जाएगा कि पहले मंथ यहाँ, पहले मंथ यहाँ, 4 तो 16 मंथ हो जाएगा। अब मैंने कहा 12 मंथ का कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है, 12%। तो 4 मंथ मंथली पूछा तो 4 मंथ में कितना परसेंट हो जाएगा, 4%। 4% को बट तोड़ेंगे, 4% का कितना वैल्यू होता है, 1/25। अब तोड़ते हैं। मैंने कहा 4 का चाहिए पास्कल ट्रायंगल, तो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 ये पूछा है। तो मैंने कहा 4 का चाहिए था ना, तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा 4 6 3 + 1 4 और 1 ये चाहिए मुझे। कितने लेयर की बात कर रहे हैं हम, 4 लेयर की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा 25,000 है, 25,000 1/25 से कटेगा, 25 कितना आया, 1000 आ गया पहला लेयर। उसके बाद 1000/25 करूँगा तो ये आ गया 40 दूसरा लेयर। 4 लेयर पे बात करनी है। मैंने कहा तीसरा मेरा हो जाएगा 40/25 इज इक्वल टू 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 30 है ना, तो 1.6 आ जाएगा। उसके बाद 1.6/25 आ गया, पॉइंट हटेगा 10 से, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, मैंने कहा 250 आ जाएगा ना, 250 और 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा 250 1.6 250, तो 16/250 कर देंगे सीधा, 16/250 सॉल्व कर देते हैं। तो 250 डिवाइडेड बाय 16, ज़ीरो लगा के, ज़ीरो पॉइंट लगा के फिर ज़ीरो, 250 आ गया। तो लमसम मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें, 250 है ना, तो 25, अगर मैं 160 है ना, तो करीब करीब 5 आ जाएगा। 25 25 100 नहीं, 25 25 125 25 छक आ जाएगा, 0.6 आ गया मोटा मोटी इधर। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा 1000 के कितना लेयर है, 4, तो मैंने कहा 4000। 40 का कितना लेयर है, 6, तो 6 4 ज़ा 240। 1.6 का कितना लेयर है, 4, तो 6.4 और इसका 0.06 ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आता है 6 4, ये 0.06 हो जाएगा, 6 4 2 4 6, तो 4246.46 ऐसी कुछ आ जाएगा। तो 4246 किसका दिया हुआ है, 0.4, 4246 0 0 6 6 4 10, अच्छा 0.6 ही है ना, तो 6 4 10 ऐसी करके कुछ आ जाएगा। तो वैल्यू ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इतना कैलकुलेटिव पूछेगा नहीं, लेकिन आ सकता है। इसमें सिंपल सॉल्यूशन, x² + 1/x² = 7। ये वैल्यू कह रहा है कि 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, मतलब x क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो x² + x² माइनस x², ये निकालना है। तो मैंने कहा x + 1/x, x माइनस 1/x। तो यहाँ से मैं गया हूँ अगर x + 1/x पे, तो मेरा आ जाएगा 7 + 2, क्या फॉर्मूला होता है, √k+3, तो ये आ जाएगा 3। और अगर मैं x - 1/x पे जाऊंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा √k-k+2 और k-2, तो ये हो जाएगा मेरा √5। तो यहाँ अगर मैं डालूंगा तो x प्लस आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा √5, और वैल्यू किस में चाहिए, नेगेटिव में, तो -3 √5 इज माई राइट आंसर।
नेक्स्ट अगर देखूं तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल 0। एक्स से डिवाइड करूंगा तो x प्लस 1/x इक्वल टू 7 आ गया। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 4 ab, के स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ गया 49 माइनस 4, तो रूट 45 को जोड़ूंगा 9 × 5, तो ये आ गया 3√5। तो यहाँ अगर मैं डालूंगा तो x प्लस 1/x कितना है 7, और ये कितना है 3√5, 7 3 से 21√5। बट यहाँ कंडीशन दी हुई है ये वाली कि x क्या है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, मतलब x किस में जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू में, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। -21/5 इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर मैं ये देखूं तो इसमें क्या कह रहा है, x4 प्लस 1/x4 14 दिया हुआ है, मुझे 2x मतलब x की पावर 1 पे जाना है, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कम करने के लिए क्या करते हैं, के स्क्वायर माइनस टू, या के स्क्वायर माइनस टू नहीं, रूट के प्लस टू, तो ये मेरा आ गया 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16 4। और अगर मैं x प्लस 1/x पे जाऊं तो ये मेरा आ जाएगा √6, और x माइनस 1/x पे जाऊं तो ये मेरा आ जाएगा √2। फॉर्मूला क्या लगाया, इधर लगाया जाने के लिए k प्लस 2, और इधर जाने के लिए लगाया k माइनस 2, तो √6 आ गया। मुझे 2x चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2x की वैल्यू आ गई √6 प्लस √2। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x की वैल्यू 24/1/x की वैल्यू 24 इक्वल टू 7, 6 पे जाना है, तो सबसे पहले ये जाएगा 12 पे, तो 7 प्लस 3 3 आ गया, 3 आ गया ना, 7 प्लस 2 3, उसके बाद s6 प्लस 1/s6 पे गया तो ये मेरा आ गया √5 वैल्यू, √5 इज द आंसर। फॉर्मूला क्या लग रहा है, रूट अंडर के प्लस 2। अब ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, x 124/1, x 124 इक्वल टू 62, मैंने कहा x 62 प्लस 1/x 62 कितना आ जाएगा, 62 प्लस 2 64 8, और x 31 प्लस 1/x 31 कितना आ जाएगा, √10, और अगर मैं माइनस निकालूं तो ये आ जाएगा √6, तो 2x की पावर 31 कितना आ जाएगा, √10 प्लस √6 इज द आंसर। अब ये मेरे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम ऑलवेज। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। इसका मतलब क्या है कि स्पीड का रेशियो अगर x रेशियो y है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा y रेशियो x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाय इतना, तो स्पीड कितना बढ़ गया 11.11%, मतलब 1/9, तो स्पीड का रेशियो कितना है 9 से 10 हो गया, तो टाइम कितना हो जाएगा 10 से 9, तो इसके दौरान 2.5 मिनट वो ऑफिस जल्दी पहुंच गया, तो यही एक की वैल्यू कितनी है 2.5 मिनट। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, यूजुअल टाइम पूछ रहा है। अब ये है मेरा यूजुअल टाइम और ये है मेरा न्यू टाइम, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मिनट, तो यूजुअल टाइम कितना हो गया 25 मिनट। और अगर मेरे से इस क्वेश्चन में न्यू टाइम पूछ रहा होता तो मैं 9 से कर देता, तो मेरा आंसर कितना आ जाता है 22.5 मिनट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पीड मेरा 42.86 है, तो 42.86% है, तो इसका मतलब कितना है, मुझे पता है कि 14.28 मेरा होता है 1/7, ये कहीं ना कहीं 3 गुना है, तो कहीं ना कहीं ये 3/7 होगा, तो स्पीड का डिक्रीज हो रहा है 3/7 से। मैंने कहा स्पीड 7 से 4 हो रहा है, तो टाइम 4 से 7 हो रहा है,
अब आगे क्या निकालना है, यूजुअल टाइम, लेकिन इसमें कुछ दिया ही हुआ ही नहीं है कि क्या 2.5 मिनट पहले पहुंचा, 15 मिनट लेट पहुंचा, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट डाटा, इनसफिशिएंट डाटा। अब अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूं, इफ अ पर्सन रिड्यूस हिज स्पीड बाय 12.5%, तो 12.5% का मतलब 1/8। तो स्पीड मेरा पहले 8 था, अब 7 हो रहा है, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, पहले 7/8 हो जाएगा। मैंने कहा ही टेक 60 मिनट टू रीच हिज ऑफिस। अब ही टेक 60 मिनट मतलब यहाँ से मेरा ये एक तरीके से यूजुअल है, ये मेरा न्यू है। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि वो 60 मिनट लेट पहुंच गया, 60 मिनट लेट नहीं पहुंचा, उसको 60 मिनट लगे, 60 मिनट लगे। कब लगे, जब उसने स्पीड को 12.5% से डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये न्यू टाइम के बारे में बात किया हुआ है। तो न्यू टाइम कितना है, 8। तो मैंने कहा 80 की वैल्यू, 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। और मेरे से पूछा क्या है, हाउ मच टाइम इज ही लेट टुडे। लेट टुडे पूछा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, 1। तो कैसे क्या हो जाएगा, मैंने कहा 4 से कटेगा ये, 15 बार में 4 से कटेगा 2 बार में, मेरा आ गया 7.5। तो 7.5 मिनट आज ऑफिस लेट आया। अगर इस क्वेश्चन में मेरे से पूछता कि यूजुअल टाइम कितना है, कि मतलब पहले वो जब वो स्पीड को डिक्रीज नहीं किया था तो वो कितना टाइम पे पहुंचता था, तो मैं क्या कर देता, एक की वैल्यू 7.5 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाती, 7.5 इंटू 7, यही मेरा क्या हो जाता, यूजुअल टाइम उसके ऑफिस पहुंचने का, जब उसने स्पीड को डिक्रीज नहीं किया था। उसके बाद मेरा ये आता है फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास, ज्योमेट्री रिवीजन। तो सबसे पहले मेरा आता है एरो कॉन्सेप्ट। एरो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे मैंने कोई एरो बना दिया, ये मैंने ऐसे एरो बना दिया, तो ये एंगल मैंने कहा 1 है, ये एंगल मैंने कहा 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। तो ये सारे एंगल इधर देख रहे हैं, ये सारे एंगल इधर देख रहे हैं। तो जो एंगल इधर देख रहे हैं, मतलब 4 + 5 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। एक मेरा सिंपल ये हो गया। दूसरा मेरा हो जाएगा कि सम ऑफ एंगल, में लाइन गिन दूंगा, सम ऑफ एंगल का मतलब, या फिर एक और मेरा एरो बन जाता है ये वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला एरो, कि मैंने कहा ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। तो डी इक्वल टू A + B + C। अब मैं कह रहा हूँ एक तो एरो ऐसे बन गया, एक एरो ऐसे भी बन सकता है, ये वाला। तीसरा एरो, ऐसे वाला एरो भी बन सकता है। तो मैंने कहा कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अंदर वाले मतलब 3 + 4 इज इक्वल टू बाहर वाले 1 + 2। तो A + C इक्वल टू X + B। उसके बाद सम ऑफ एंगल कितना है, सम ऑफ एंगल, तो मैंने कहा कोई भी चीज, ये है जैसे ये है ऐसे, एक तो इसमें क्या निकाल सकते हैं कि लाइन गिन दो कि सम ऑफ एंगल कितने है, सम ऑफ एंगल इक्वल टू n इंटू 180, और n कितना है, नंबर ऑफ लाइन्स। इसमें 3 लाइन है, तो इसका सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 180, मतलब 540 डिग्री। उसके बाद मेरा ये आता है हाउ ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो इसके लिए 3 साइड ABC किसी को भी उठा लेंगे। मैंने कहा B वाला साइड को उठा लिया, तो B जो है वो A - C से बड़ा होना चाहिए, बट A + C से छोटा होना चाहिए,
ये मेरा कंडीशन है ट्रायंगल फॉर्म होने का। उसके बाद मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट, सबसे पहला होगा मेरा एक्यूट ऑब्ट्यूज राइट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले मेरा होगा एक्यूट, फिर होगा ऑब्ट्यूज, फिर होगा राइट। मैंने कहा फिर से तीन तीन साइड है, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या, एक्यूट में क्या होगा कि मैंने कहा सबसे बड़ी साइड तो सी स्क्वायर ही होता है, तो सी स्क्वायर जो होगा वो छोटा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ऑब्ट्यूज में क्या होगा, सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और राइट में क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। उसके बाद एक और चीज है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने कहा सी स्क्वायर हम क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देंगे कि सी प्लस बी सी माइनस बी जल्दी सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर देंगे। उसके बाद मेरे पास कुछ ट्रिपलेट है। सबसे पहले ट्रिपलेट है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमेशा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1 रूट 2। एक मेरा ट्रिपलेट है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका ट्रिपलेट है मेरे पास 30 डिग्री का मतलब 1 रूट 3 2, 1 रूट 3 2। उसके बाद मेरे पास है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे या फिर इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद लास्ट आता है मेरा स्टीवर्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, मैंने कहा मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी एक्स, मैंने कहा ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक एम, ये यहाँ से यहाँ तक एन। तो सबसे पहले स्टीवर्ट क्या कहता है कि ए स्क्वायर एन मतलब ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम, बी स्क्वायर एम इज इक्वल टू एम प्लस एन, एम प्लस एन, उसके बाद बीच वाला एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। ये मेरा टॉप पे आता है। फिर आता है अगर एडी मीडियन हुआ, एडी मीडियन होगा तो इसका मतलब क्या है, एम जो है वो एन के इक्वल है। अब यहाँ सब इक्वल कर देंगे, एम के इक्वल कर देंगे। तो मैंने कहा कि मेरा आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर एन था ना, तो मैंने कहा ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर एन, एम की जगह एन ही लिख दिया, इक्वल टू एम प्लस एन मतलब एम प्लस एम 2n। और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ से एन कॉमन लेके ये कट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये मेरा हो जाएगा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा मेरे पास आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए इक्वल बी हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, मेरे पास स्टीवर्ट क्या कह रहा था कि ए स्क्वायर एन बी स्क्वायर एम इक्वल टू एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। अब ए इक्वल बी करना है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर एन कर दो, ये भी ए स्क्वायर एम इक्वल टू एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो ए इक्वल टू बी है, तो मैंने कहा ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये मेरा आ गया एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो मैंने कहा एक्स से ये कट गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। तो यही मेरा हो गया क्या, तीसरा। इसी को मैं लिख देता हूँ
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम एन, ये। और अगर ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा तो एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम एन। तो ये बन गया मेरा फोर्थ। और फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा कि ये मेरा एक राइट एंगल है, यहाँ से ये राइट एंगल है, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, और ये आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एम है, ये एन है, और ये एक्स है। तो सिंपल मेरा एक्स स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ये मेरा स्टीवर्ट का 4 थ्योरम है।